Welcome students. Myself आशुतोष कुमार सिन्हा। मैं आईआईटी में 37 रैंक स्कोर कर चुका हूं और पिछले 12 वर्षों से जेई और मेडिकल के बच्चे को ट्रेन कर रहा हूं। 2017 के पहले मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एज ए एचओडी वर्क कर चुका हूं और इस बीच कई टॉपर बच्चे को पढ़ाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें से रैंक 1 भी है। आफ्टर 2017, इन 2017 itself, मैंने अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया विद द नेम ऑफ शॉर्ट नेम KIA, कल्याणी IIT मेडिकल एकेडमी, और उसी का डिजिटल वर्जन आया है। थोड़ा लेट है बट उसी का डिजिटल वर्जन है जिस पर हम लोग दोनों अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मैं इस डिजिटल वर्जन के थ्रू आपको जेई और मेडिकल के लिए गाइड करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें जेई और मेडिकल में जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ाता, लेकिन हाँ स्पेशली मैं खुद और भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ेंगे और भी टीचर्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन मैं मैथ्स और फिजिक्स को लेके यहाँ पे चलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग बात करें मैथ्स एंड फिजिक्स का, तो what is the difference and similarity between maths and physics? What is math? What is physics? What is science? देखो बच्चे, अगर हम एक टॉपर बनने के ख्याल से जाएं, क्योंकि सबसे पहले तो हमें सोचना अच्छा होगा, बहुत ऊंचा सोचना होगा, हम उस पर वर्क करेंगे। अगर हमारा इफिशियंसी 100% रहा तो हम टॉपर बनेंगे। अगर इफिशियंसी कम रहा तो टॉपर न बन के कम से कम क्वालिफाई तो जरूर करेंगे। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे पहले ध्यान देना है, पहले मैं कुछ जनरल बातें करूंगा, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट ओरिएंटेड आएंगे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है इसलिए जनरल बातें करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरा एक हमेशा मानना है कि किसी भी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने से पहले, उससे स्टार्ट करने से पहले हमारा दिमाग पूरी तरीके से मैथमेटिकली ट्रेंड होना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए। और जब हम 100% रेडी हो ना, चीजों को रेडी मीन्स पहले तो समझना होगा, तब हम लोग रेडी होंगे। तो नेचर ऑफ जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, नेचर ऑफ आईआईटी है, नेचर ऑफ मेडिकल है, उसको समझ के चलना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले अगर मान लो हम लोग बात करें मैथ्स का ही, तो व्हाट इज मैथ्स? तो मैथ बेसिकली इसका कोई प्रिस्क्राइब डिफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हाँ मैथ्स को मैं बस एक सिंपल वे में अगर लेके चलूं तो ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज। अब ये यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? एक सिंपल सा ऐसे ही छोटा सा मैं बताता हूं कि अगर किसी दिन आपसे अगर किसी एलियन को वेट करना है, तो वो तभी आपसे वेट करेगा जब आपको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स आता हो। क्योंकि गलती से अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आता है और अगर आपसे वो मिलने आ गया तो आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग मान के चले कि वो हमसे बहुत ही एडवांस है, तो उसको पता है कि मुझे पृथ्वी पर जाके किससे मिलना है। वो आम आदमी से नहीं मिलेगा, वो उसी आदमी से मिलेगा जिससे उसको मिलना है, और उसको पता है कि जो वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियन है। फर्स्ट चीज तो इसलिए मैं कहता हूं कि मैथ्स एक यूनिवर्सल टॉपिक है। बिना मैथ्स का कोई भी टॉपिक को साइंटिफिक तरीके से नहीं सीखा जा सकता। ये ऐसा लैंग्वेज है जिससे हम लोग हर चीज को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, सबको अंडरस्टैंड करने में, इवन हिस्ट्री में भी मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब देखो, थोड़ा सा मैथ्स के बारे में जाने तो एक कंट्राडिक्टरी बात मैं यहां पर करता हूं
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग मैथ्स का बात करते हैं तो सबसे पहले दो चीज दिमाग में आता है, नंबर सिस्टम एंड ज्योमेट्री। डायग्राम, ज्योमेट्रिकल डायग्राम एंड नंबर सिस्टम। वो ज्योमेट्रिकल डायग्राम को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर चाहिए। जैसे हम लोग कभी बोलते हैं ना कि ये फिल्म कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, उसको कैसे नापेंगे कितना अच्छा है? तो कई बार हम लोग बोलते हैं चलो 99% अच्छा है, 95% अच्छा है, इवन 100% अच्छा है। तो एक पैरामीटर, उसके लिए नंबर्स बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिक्स नंबर और ज्योमेट्री। तो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम पर हम लोग सब आएंगे। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा इस चीज को देखेंगे कि मैथ्स में जो नंबर है, अब ये जो कंट्राडिक्टरी बात को हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, पहले उस पर ध्यान देते हैं। व्हाट इज दिस कंट्राडिक्टरी? जो पाइथागोरस थ्योरम को मैंने डिस्कस किया, पाइथागोरस थ्योरम का जो आविष्कार है अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वो आज से लगभग 2500 साल पुराना है। ग्रीक पाइथागोरस ने किया था। लेकिन आपको सबको पता है हमारा पिरामिड, तो जो पिरामिड है, आपको पता है पिरामिड के बारे में, जो पिरामिड एग्जिस्ट करता है, उस पिरामिड के बारे में आप लोग सबको पता है, जो कि लगभग जिसके बारे में डिफरेंट पिरामिड है जो अलग अलग राजाओं ने बनाया था। उसमें से कई पिरामिड ऐसे हैं जो 9000 साल भी पुराने हैं, और जो सबसे लास्ट माना जाता है वो भी 4500 साल पुराना है। तो सवाल ये उठता है कि 4500 साल पहले अगर पिरामिड जैसा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर स्ट्रक्चर बनाया जाना पॉसिबल था, उसमें कमाल की बात है वो पिरामिड के अंदर जो टनल्स वगैरह है, जो खुफिया टनल्स है जिसके बारे में आज भी लोगों को जानकारी नहीं, तो उस समय लोगों को कितना कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री के बारे में पता था। आज से 4500 पहले जो लास्ट बना, इवन जो स्टार्टिंग का जो पिरामिड बना वो तो और भी पुराने हैं। तो जो सबसे लास्ट पिरामिड बना वो 4500 साल पुराना है। और जो पाइथागोरस थ्योरम डेवलप हुआ, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने का सबसे फर्स्ट और आसान थ्योरी है, वो आज से 2500 साल पहले डेवलप हुआ। तो सवाल यह है कि कैसे बिना पाइथागोरस थ्योरम के पहले इतना बड़ा बड़ा पिरामिड कैसे बनाया गया? मतलब एक ज्योमेट्री का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ज्योमेट्री का सबसे फर्स्ट थ्योरी के आने से पहले भी बन चुका था, और वो भी 2000 साल पहले और 4000 साल पहले बन चुका था। अब इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, बस मैं ये कंट्राडिक्शन को लेके आना चाहता था। लेकिन हाँ, मैं इससे क्या सवाल का जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन उससे मैं एक चीज उठाना चाहूंगा, एक मुद्दा उठाना चाहूंगा कि क्या विदाउट पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग ज्योमेट्री या नंबर सिस्टम के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीजों को समझ सकते हैं? तो मेरा आंसर है, मेरे तरफ से आंसर है हाँ। विदाउट पाइथागोरस थ्योरम भी मैथमेटिक्स है, और वो आसान है, वो ज्यादा आसान है, जिससे हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड, अब जैसे पिरामिड के बारे में लोग जब रिसर्च करते हैं, तो अगर उसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे दिमाग में है, अगर उसके थ्रू अगर सोचना शुरू करते हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नजर आता है। लेकिन एक मैथमेटिक्स है जो एक तरह से आप क्लासिकल मैथमेटिक्स बोल सकते हैं उसको, जो पाइथागोरस थ्योरम उसका बेस नहीं है। मे बी अब वो क्या है लोगों को नहीं पता है, लेकिन जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा तभी उस तरह का पिरामिड स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल हो पाया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब रहा मैथमेटिक्स पर, हम लोग ज्यादा कंट्राडिक्शन पर बात नहीं करते हैं, अब हम लोग मैथमेटिक्स पर आते हैं। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों तीन तरह का होता है, क्योंकि देखो मैथ्स जो है ना यूनिवर्सल लैंग्वेज, ये साइंस को समझने का लैंग्वेज, साइंस को एक्सप्लोर और एक्सप्लेन करने का लैंग्वेज। विदाउट मैथमेटिक्स हम लोग
ना किसी चीज का, पूरे यूनिवर्स का फिजिकल प्रॉपर्टी जिसको फिजिक्स बोलते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ना केमिकल प्रॉपर्टी जिसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इवन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप चार्ल्स डार्विन थ्योरी का हायर लेवल का बुक पढ़े तो उसमें, वो बुक में आपको बहुत सारा मैथमेटिक्स दिख जाएगा, जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथ्स का एक पार्ट है वो आपको बहुत ज्यादा वहां पर दिख जाएगा। यानी बायोलॉजी को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का जरूरत है। ठीक है, तो आज जो मैं चीजें बात कर रहा हूं ना वो एक जनरल बात है, फिर मैं 11th 12th इसको सेपरेट करूंगा, 11th के लिए अलग टॉपिक वाइज वो वीडियो आगे बनाऊंगा। लेकिन आज मैं जनरल बातें करना है क्योंकि फर्स्ट है, हम लोग को आईआईटी को समझना है, सब्जेक्ट को समझना है और थोड़ा इंटरेस्ट जगाना है अपने में। अगर हम लोग इंटरेस्ट जगा पाए तो हमारे लिए आईआईटी बहुत आसान हो जाएगा। कुछ बच्चे 10 घंटा पढ़ के डेली आईआईटी निकालते हैं, तो कुछ 1-2 घंटा पढ़ के भी निकाल लेते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क है विजुअलाइजेशन। एक बच्चे अच्छे से विजुअलाइज करता है, बेसिक्स को समझने का कोशिश करता है, और एक जब मैथमेटिक्स का नाम आता है ना, जो पुराने तरीका है हिसाब बनाना, कई बार होते हैं अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो और अगर पेन से या पेपर पर लिख नहीं रहे हो तो आपके पेरेंट्स या आपके अगल बगल के जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं क्या तुम मैथ्स कहाँ बना रहे हो, जब हिसाब कहाँ बना रहे हो, जब तुम्हारा पेन ही नहीं चल रहा तो हिसाब कैसे बना रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं, ये गलत। तो सबसे पहले बच्चे हमको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सबका टेम्परामेंट को समझना होगा, जिसमें हम लोग अभी मैथ्स और फिजिक्स को बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें मैथ और दूसरा बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स को एक्सप्लेन हम लोग मैथ्स के थ्रू करेंगे। और यहां पर 3 तरह का है मैथ्स का। पहले भी बोले कि मैथ्स का नाम आता है तो सबसे पहले नंबर्स और दूसरा ज्योमेट्री। और मेरा मानना है कि ये जो नंबर है ना, नंबर लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसमें भी एक लोचा है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो ये पूरे नंबर लाइंस को समझने में ही पूरा मैथमेटिक्स खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आज तक हम लोग नंबर लाइन को समझ नहीं पाए हैं कैसे। और ये नंबर लाइन क्या है? एक और चीज, मैं फिर एक कंट्राडिक्टरी बात बोल रहा हूं, नंबर लाइन होता ही नहीं, तो फिर क्या होता है वो हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर के बाद देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले साइंस का रूल कहता है कि बेसिकली लाइंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, स्ट्रेट लाइन पॉसिबल ही नहीं है यूनिवर्स में। इस पर हम लोग बात करेंगे कभी दूसरे दिन। जैसे हम लोग बात करते हैं लाइट का, कि लाइट ट्रेवल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट एक सीधी रेखा में चलता है, बट ये गलत। अगर हम लोग लाइट को करोड़ों किलोमीटर तक फॉलो करें ना तो वो बेंड होता है, टिल्टेड होता है थोड़ा सा, वो स्ट्रेट लाइन पर नहीं, वो हाइपरबोलिक पाथ पर ट्रेवल करता है, यानी लाइन पॉसिबल ही नहीं है। तो सवाल है कि नंबर लाइन क्या है? तो नंबर लाइन नहीं, एक्चुअली इस सवाल का जवाब हम लोग को मैं एक और क्वेश्चन, इसको और समझने से पहले एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप 10 से जस्ट पढ़ के निकले हो या कुछ बच्चे 11th 12th में भी होंगे, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी 2 के नंबर के बारे में आप जानते हो, 2 कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हो, नंबर नहीं बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो विच वन इज ग्रेटर, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी, दोनों में से कौन बड़ा है? तो अगर हम लोग नंबर लाइन लेके चले, एक बहुत ही सिंपल चीज है जिसको ध्यान में रखना और लॉजिकली क्लियर हो जाए। अगर नंबर लाइन होगा तो नंबर लाइन में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, बीच में कहीं पर 0 है, राइट साइड जाएंगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो नंबर घटता चला जाएगा। यानी उसके हिसाब से चले तो इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होना चाहिए। इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। बट आगे आप देखोगे हायर क्लासेस में, मतलब 11th 12th में ही, अभी आप 10 से निकले हुए बच्चे हो, थोड़ा सा और आगे मैच्योर्ड होगे, मैथ्स के बारे में जानोगे, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में ये जो इनइक्वलिटी का साइन है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कौन बड़ा है कौन छोटा है ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम लोग बता नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये गांठ बांध लो। तो फिर सवाल है कि नंबर लाइन तो कहता है नंबर लाइन में तो इन्फिनिटी राइट में है और माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट में है, तो ये जो राइट में है उसको बड़ा होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब हम लोग कैसे देंगे?
तो अगर हम लोग इन नंबर लाइन के बजाय एक नंबर सर्कल मान ले, अगर हम लोग नंबर लाइन के बजाय नंबर सर्कल मान ले, और यहां पर अगर हम लोग मान ले कि 0 है, इधर 1 2 -1 -2 ये सब है, और लास्ट में कहीं यहां पर आके इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी है, ठीक है। तो इधर से माइनस इंफिनिटी की तरफ आ रहे हैं और इधर प्लस इंफिनिटी। अब इसमें तीनों चीज पॉसिबिलिटी है। अगर ये सर्कल कंप्लीट होके ओवरलैप कर जाता है, ठीक है, और इंफिनिटी थोड़ा ज्यादा इधर खिसक जाता है और माइनस इंफिनिटी थोड़ा ज्यादा इधर खिसक जाता है, इन दैट केस माइनस इंफिनिटी बड़ा हो जाएगा। अगर ये सर्कल कंप्लीट है, ये आपस में कभी मिलता नहीं है, लगभग कंप्लीट है, मिलता नहीं है, देन उस केस में हम लोग बोलेंगे कि माइनस इंफिनिटी छोटा है, प्लस इंफिनिटी बड़ा है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जस्ट दोनों आके टच कर जाए, तो वहां पर इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी बराबर हो जाएगा। तीनों पॉसिबिलिटी होगा। तो फिर ये कहना, अगर ये तीनों पॉसिबिलिटी है, तो फिर ये कहना कि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी में से बड़ा कौन है, तो ये जवाब कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी से बड़ा है। और ये लास्ट में हम लोग ये जो बोले कि ये इनइक्वलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है, उस सवाल का जवाब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पर दे सकते हैं। और हायर क्लासेस में आप जाओगे बच्चे, तो आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में कि नंबर लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्चुअली वो नंबर लाइन नंबर सर्कल ही होता है। कमाल की बात, सर्कल और लाइन भी एक ही चीज है। अब थोड़ा सा यहां पर समझो, लाइन इज द स्पेशल केस ऑफ सर्कल है, लाइन इज द स्पेशल केस ऑफ सर्कल। इमेजिन करो थोड़ा सा कि सर्कल जो हम लोग बनाए हैं यहां पर, ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है। तो जैसे जैसे ये सर्कल बड़ा होता चला जाएगा, दो पॉइंट के बीच में जो कर्वेचर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब टर्निंग टेंडेंसी जो है वो कम होता चला जाएगा। अब इमेजिन करो कि ये सर्कल बहुत बड़ा हो गया, इनफाइनाइट रेडियस का हो गया सर्कल। तब अगर हम लोग वो सर्कल पर दो पॉइंट लेंगे, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो ग्राफ होगा, जो कर्व होगा, जो रेखा होगा, वो ऑलमोस्ट हमको सीधी रेखा दिखेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि नंबर लाइन इज द स्पेशल केस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो कई बार जूनियर क्लासेस में, क्लास 6-7 में जब तुम लोग पढ़ रहे होते हो, तो वहां पर पढ़ाने के लिए लाइन का यूज कर दिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग बेसिक तरीके से और अच्छे तरीके से समझें, ठीक है, अब वो समय आ गया है जब उस टेंडेंसी से बाहर निकलना होगा और हमको ये मानना होगा कि ये नंबर सर्कल होता है, नंबर लाइन ही। लेकिन फिर भी हम लोग अभी उतना ज्यादा ये जानना जरूरी है, लेकिन हर समय इसको यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे चीजें हैं कि अच्छाई बहुत कुछ है, अच्छाई करने से हमेशा अच्छाई होता है, लेकिन सब लोग हमेशा अच्छाई थोड़ी करता है। अच्छाई बुराई सब कुछ दुनिया में, जिंदगी में चलता रहता है। हम लोग जानते हैं कि ये चीज खाना सेहत के लिए खराब है, फिर भी खा लेते हैं। वही चीज यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, हमको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए सर्कल, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उस सब चीजों से बचने के लिए अगर लाइन भी अभी फिलहाल इस्तेमाल कर दे तो कोई बात नहीं। अब ये जो नंबर लाइन है, इस पर कैसे कैसे नंबर, तो एक चीज मैं थोड़ा सा गौर कराना चाहूंगा फिजिक्स और मैथ के रिलेशन बीच में दिखाने से पहले। ये जो नंबर लाइन जो है ना हमारा, वो इमेजिन करो एक रोड है और ये रोड पर बहुत सारा स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। तो ये बच्चे तुम ध्यान दो कि जब यह स्ट्रीट लाइट जलता है तो एक जगह ऐसा होता है, जैसे मान लो सपोज ये एक ऐसा जगह है, ये एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत ज्यादा रोशनी होता है, लेकिन वही लैंप पोस्ट के नीचे, ठीक नीचे, जैसे बोलते हैं ना चिराग के तले अंधेरा होना, तो लैंप पोस्ट के ठीक नीचे एक डार्कनेस होता है। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो सड़क है उसमें कहीं पर ज्यादा रोशनी है, कहीं पर कम रोशनी है। नंबर लाइन भी हमारा ऐसा ही है। नंबर लाइन जो हम लोग पढ़ते हैं ना बच्चे, ये तुमको पता होना चाहिए एक बहुत ही सिंपल सा चीज, ऑलरेडी तुम लोग जानते भी हो। पूरे नंबर लाइन पर इनफाइनाइट नंबर है
और अगर हम लोग नंबर लाइन का छोटा एक टुकड़ा लें तो वो दो टुकड़े के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। नंबर लाइन पर भी इनफाइनाइट नंबर है और छोटा सा पोर्शन, सपोज कि 0 और 1 लेते हैं तो उसके बीच में भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स। और ये जो हम लोग अभी लैम्प पोस्ट का जो एग्जांपल लिए ना, थोड़ा सा डार्कनेस, थोड़ा सा इंजोला, ये जो रोशनी, ये जो एग्जांपल लिए वो इसलिए लिए, सपोज कि जहां पर रोशनी है यानी जहां पर वो नंबर हो गया जिस नंबर के बारे में हमको अच्छे से पता है, और जहां डार्कनेस है वो नंबर हो गया जिस नंबर के बारे में हमको पता नहीं है। कई बार नंबर के बारे में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते, और कई बार पता ही नहीं होता है। अब ये बोलोगे कि ऐसा कैसे हो गया, नंबर लाइंस के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हायर क्लासेस में अब पढ़ने जा रहे हैं, आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हैं, नंबर लाइन के बारे में कैसे नहीं पता होगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, वो कौन सा नंबर है, वो नंबर लिखो, एग्जैक्ट वो नंबर लिखो जो 5 से जस्ट छोटा है। तो तुम बोलोगे कि 5.9 का रेकरिंग, सॉरी 4.9 का रेकरिंग, तो ये कोई फिक्स नंबर नहीं है। फिर कोई बोलेगा, अगर हमसे क्वेश्चन पूछे कि 5 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, तो कोई स्टूडेंट लिखेगा 5.000 ... 1, इनफाइनाइट टाइम 0 आने के बाद 1, तो ये भी कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा और इसमें आप लोग उलझ गए। 5 से जस्ट छोटा नंबर और 5 से जस्ट बड़ा नंबर, यानी 5 हमको पता है लेकिन 5 से जस्ट छोटा कौन है और 5 से जस्ट बड़ा कौन है, वो एग्जैक्टली मतलब हर तरीके से लिखना, पढ़ना और उसको यूज करना हम लोगों को नहीं अभी पता है। इसलिए मैं बताया ये नंबर लाइन अभी भी मिस्टीरियस है। जितना भी मैथ्स डेवलप हो पाया है नंबर लाइन को समझने में ही हुआ है, और आगे भी जो होगा वो नंबर लाइन को और अच्छे से समझने में ही होगा। तो नंबर लाइन अभी भी पूरी तरह से मिस्टीरियस है। ऐसे पहले भी बोल चुका हूं कि ये नंबर लाइन नहीं, नंबर सर्कल होता है, बट एक बार वो चीज डिस्कस हो गया, बार बार हम लोग वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे, नंबर लाइन ही लेके चलेंगे। ठीक है। अब सवाल है कि ये नंबर लाइन पर कितने तरह का नंबर है, तो 3 तरह का नंबर है। कुछ नंबर जो बहुत छोटा है जिसको इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल कह सकते हैं, जैसे 0.000 ... 1, वेरी स्मॉल नंबर जिसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। जनरल नंबर 1, 2, 3 ... ये सब जनरल नंबर। फाइनाइट जिसको हम लोग कह सकते हैं, फाइनाइट तो वेरी स्मॉल नंबर भी फाइनाइट ही है, लेकिन एक फाइनाइट से चलो बेटर है हम लोग इसको जनरल नंबर लिख दें, जिसके बारे में बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ समझ सकते हैं। तीसरा बहुत बड़ा बड़ा नंबर इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट में भी बहुत सारा है, जैसे एक क्वेश्चन पूछे ना, पूरे नंबर लाइन पर भी इनफाइनाइट नंबर है और 0 और 1 अगर हम लोग नंबर ले ले तो उसके बीच में भी इनफाइनाइट। इसका मतलब इनफाइनाइट से भी बड़ा इनफाइनाइट कुछ होता होगा, यानी बहुत बड़ा नंबर। तो ये 3 तरह का नंबर है, और फिजिक्स में भी हम लोग यही 3 तरह के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, हम लोग वहां पर ज्यादातर जो चीजें पढ़ते हैं, जो आगे हम लोग देखेंगे, 1 kg मास, 2 kg मास, जो तुमको क्वेश्चंस मिलेगा वो क्वेश्चंस नॉर्मली 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg इस तरह का बॉडीज का यूज होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा बनाने के लिए, यानी वो नंबर यूज होगा जो जनरल हम लोग इजीली समझ सकते हैं। अगर हम लोग बात करें क्वांटम मैकेनिक्स का, तो उसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में। अभी तो नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जहां पर किसी भी चीज का साइज 10⁻⁻⁹ मीटर के रेंज में होता है, लेकिन हम लोग 10⁻⁻25 मीटर्स तक, जो आज तक रिसर्च है, -25 मीटर्स तक के चीजों को एक्सप्लोर करने को सीख चुके हैं और आने वाले कुछ सालों में कर लेंगे।
तो ये हो गया बहुत ही इनफाइनेटेसिमली स्मॉल नंबर्स, जो कि हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़ते हैं। और तीसरा एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स का तीसरा पार्ट एस्ट्रोनॉमी, जहां पर हम लोग पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। वहां पर कोई भी नंबर आता है, किसी चीज का साइज, किसी दो बॉडी के बीच का दूरी, किसी बॉडी का मास, तो उसमें बहुत बड़ा बड़ा नंबर का यूज होता है। 10 to the power 20, 10 to the power 15, 10 to the power 30, बहुत बड़े बड़े चीज मास का, मतलब हम लोग एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी गैलेक्सी का वेट का बात करें तो वो किसी गैलेक्सी का वेट क्या होगा, वो आउट ऑफ इमेजिनेशन है, इतने बड़े बड़े नंबर्स उसमें इन्वॉल्व है। तो 3 पार्ट हो गया फिजिक्स का। क्या क्या? ये जो आपका है 1 2 3 जनरल नंबर, उससे हो गया तुम्हारा न्यूटोनियन फिजिक्स। ये जो बहुत छोटे छोटे नंबर हैं ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स। और ये जो बहुत बड़े बड़े नंबर इन्वॉल्व हैं, बहुत इनफाइनाइट नहीं, लेकिन हाँ बहुत बड़े बड़े नंबर जो इन्वॉल्व है, वो हम लोग एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो 3 तरह का फिजिक्स हो गया, 3 तरह का नंबर्स हो गया। दैट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन मैथ एंड फिजिक्स, सबसे बेसिक रिलेशन। ठीक है, यानी अगर जड़ में जाए तो ये दोनों एक ही चीज है, मैथ और फिजिक्स। और इसलिए मेरा एक हमेशा एक सिंपल सा कहना होता है कि साइंस जो है ना, वो 0 से स्टार्ट होता है, फिर हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं और फिर 0 पर आके खत्म हो जाता है। कहने का मतलब बहुत ही पुराने समय में, मतलब हम लोग क्लासिकल का बात नहीं कर रहे हैं, फिर हम लोग मतलब पुराना समय इन द सेंस जब हम लोग बात कर रहे हैं पाइथागोरस के बाद, उससे भी पुराना जाएंगे तो साइंस हमारा बहुत ज्यादा डेवलप था, जिसका मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दे चुका हूं। इस पर आप सोचना और कमेंट में इस पर कमेंट करना या इस पर रिसर्च करना, थोड़ा मेरे भी जानकारी को बढ़ाने का कोशिश करना। आप उसमें देखोगे कि आफ्टर पाइथागोरस, अगर पुराने समय में जाए, लेकिन आफ्टर पाइथागोरस, तो वहां पर एक ही आदमी मैथमेटिशियन भी होते थे, फिजिसिस्ट भी होते थे, पेंटर भी होते थे, सब कुछ होते थे, सब कुछ एक ही था। फिर चीजें डाइवर्सिफाई हुआ, एक्सप्लेनेशन बढ़ता चला गया, लॉजिक्स बढ़ता चला गया, इसीलिए अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट बनना शुरू हो गया। लेकिन फिर जब हम लोग बात करते हैं स्टीफन हॉकिंस का, जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर जोड़ देते हैं, तो वो क्या है? इसका मतलब एक ऐसा थ्योरी जो हर चीज को एक्सप्लेन कर पाए। तो फिर एक ऐसा थ्योरी होगा ना जिससे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब एक्सप्लेन हो जाएगा, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग होगा, यानी सब कुछ आके फिर मिल गया। यानी जो साइंस का जो जर्नी है ना बाबू, बच्चे लोग, जो साइंस का जर्नी है वो फ्रॉम 0 to 0 है। और ये 0 से 0 समझ गए? एक तो समझना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी समझने का कोशिश किए, देन आप जीनियस हो। तो हम पहले जो दिखाने का कोशिश किए बच्चे, वो मैथ्स और फिजिक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, मैथ्स इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ये आज का जो लेक्चर है मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं एक थोड़ा सा चीजों जो आपको बताना चाहूंगा कि प्लानिंग, ये जो वीडियो लेक्चर्स का सीरीज जो मेरे KIA डिजिटल चैनल पर शुरू हुआ है, KIA चैनल का जो इंस्टीट्यूट का जो डिजिटल वर्जन है, उसमें प्रोग्राम कैसे, लेक्चर प्रोग्राम किस तरीके से होगा, वो लेक्चर प्रोग्राम मैं बताऊंगा। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी पेरेंट्स हैं या इवन जो बच्चे जो IIT मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं, उनके जो बड़े भाई लोग हैं या इवन छोटे हैं जो अभी 6-7 में भी हैं, वो मेरा जितना भी टॉपिक का लेक्चर होगा, मैथ्स फिजिक्स का जितना भी टॉपिक का लेक्चर होगा, उसका फर्स्ट सेकंड लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि वो आपको भी समझ में आएगा। आप भले ही आपका वो बैकग्राउंड नहीं रहा हो, आप इवन हो सकता है हिस्ट्री ज्योग्राफी से पढ़ाई किए हो अपने जिंदगी में,
लेकिन मेरे हर टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर आप जरूर देखेंगे, आपको समझ में आए। और मैं इतना बेसिक्स पर क्यों ध्यान दे रहा हूं? एक तो सबसे पहले बात जब हम लोग करते हैं ना, अभी हम जैसे कई बार आईआईटी मेडिकल बोल चुके हैं, लेकिन आईआईटी अगर हम लोग देखें 3 कैटेगरी में बांट देते हैं हमारा पढ़ाई को। 12th लेवल, अगर हम लोग इंजीनियरिंग के हिसाब से चले तो एक 12th लेवल स्कूल लेवल, एक मेंस लेवल और एक जेई लेवल, एडवांस लेवल जिसको बोलते हैं। 12th लेवल, बोर्ड लेवल, मेंस लेवल और एडवांस लेवल। बट मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। जब हम आईआईटी और मेडिकल बोल रहे हैं तो वो 11th 12th आईआईटी सब उसमें आ जाता है, क्योंकि अगर हम लोग इसमें डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे कि ये 12th लेवल का बात है, ये मेंस लेवल का है, ये एडवांस लेवल का है, तो उसमें बस क्वेश्चन पूछने का फर्क होता है, बेसिक फर्क है। और हम लोग देखेंगे कहां पर वो फर्क आता है। तो कुछ चीजें जो जरूरी हैं, कंपलसरी हैं, वो तो है, और फिर उसका यूज करने का जो तरीका है वो क्वेश्चन जो डिफरेंट। जैसे अगर बेसिक बात करें, अगर एक नट सेल में देखें एक छोटा सा, तो तुम्हारा जो 11th 12th उसमें हर थ्योरी का बेसिक आउटकम क्या होता है, कहां से वो आया, उसका डेरिवेशंस क्या है, इस ओरिएंटेशन पे रहता है। और भी है, न्यूमेरिकल्स पार्ट भी है, लेकिन मोर और लेस ओरिएंटेशन यही। मेंस में आता है तो थोड़ा न्यूमेरिकल हो जाता है, जो एक टॉपिक से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे फिजिक्स में कोई एक टॉपिक है रोटेशन, तो उससे हो गया। लेकिन अगर एडवांस लेवल में बात करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 2-3 टॉपिक मिक्स करके बनाए जाते हैं। तो एक हो गया जो हम लोग को बेसिक समझना है, दूसरा हो गया एक टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल अप्रोच मेंस के लिए और एडवांस के लिए, 2-3 टॉपिक से रिलेटेड। उसी तरीके से बात करें अगर हम लोग नीट के लिए अगर बात करें, नीट में अगर फिजिक्स का बात करें या इवन केमिस्ट्री का बात करें, तो वहां पर भी मोर और लेस वही बात है। ठीक है, अब तो नीट एग्जाम सेम हो गया, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है स्कोर करना। तो आप जितना ज्यादा तेजी, आपको स्पीड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ज्यादा आप स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज पहले जो एम्स का एग्जाम होता था उसमें भी ये फैक्टर काम आता था। जो मैंने इंजीनियरिंग के लिए बताया वो मेडिकल में भी वो फैक्टर काम आता था। ठीक है ना बच्चे? तो ये हो गया तुम्हारा कुछ बेसिक चीजें। तो बेसिक पहले समझना जरूरी है हर चैप्टर में। सबसे पहले देखो, कई बार क्या होता है ना कि मैथ्स में अगर आप सोचना सीख जाओगे, इंटरेस्ट लेना सीख जाओगे, मैथ्स का हर चैप्टर का जनरल लाइफ में क्या यूज है, अगर तुमको वो पता चलेगा तो इंटरेस्ट आएगा। और जब इंटरेस्ट आएगा ना तो हर सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाता है, बहुत आसानी से इंजीनियरिंग क्वालिफाई, मेडिकल क्वालिफाई कर सकते हो। अदरवाइज एक हैपेजर्ड बन जाता है, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, खूब टाइमलेस, घंटों घंटों 10 घंटा 15 घंटा मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर बेसिक्स को समझ जाओगे ना, और बेसिक्स का बात यहां पर क्या आता है, हमेशा बेसिक हम लोग सुनते रहते हैं, बेसिक बेसिक, लेकिन ये बेसिक है क्या? तो यहां पर जो बेसिक है वो है शुरुआत का चीज। किसी भी टॉपिक का यूज कहाँ है, वो क्यों डेवलप हुआ, कहां कहां पर हम लोग जनरल लाइफ में उसका यूज कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक में कैसे यूज कर सकते हैं, डेरिवेशंस कहां से आया, किस तरीके से जो सोचने वाला, जो फर्स्ट सोचने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कैसे उस चीज को सोच पाए, दैट इज द बेसिक थिंग। तो ये बहुत जरूरी है। और हर टॉपिक का, हर चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर मेरा यही होगा, बेसिक समझना। उसके बाद तो फिर हम लोग जाएंगे इवन एवब एडवांस लेवल और एवब नीट लेवल भी जाएंगे, किसी भी टॉपिक, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस, क्योंकि जितना ज्यादा लेवल पर जाएंगे, अगर हम लोग एवब एडवांस लेवल चले गए, तैयारी कर रहे हैं और हमारा इफिशियंसी अगर 100% से कम भी है, तो फिर भी हम लोग टॉपर बन सकते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें हैं। और हम लोग अगले लेक्चर में मैं लेक्चर प्लान लेके आऊंगा कि मैथ्स का कैसे कैसे लेक्चर, फिजिक्स का कैसे कैसे लेक्चर, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। नॉर्मली मैं ये भी बताऊंगा कि
नॉर्मली एक टॉपिक में कितने घंटे का लेक्चर मैं बनाऊंगा, कितना घंटे का थ्योरी लेक्चर होगा, कितना घंटे का न्यूमेरिकल पार्ट होगा, कितना घंटे का डाउट लेक्चर होगा, ये सब भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो तब तक के लिए बच्चे सेफ रहो, पढ़ाई करो, मस्त रहो। थैंक यू।